हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. टुडे विल स्टडी बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी. It's an important chapter of BSc third year, and usually a direct 8 marks question comes from this chapter. So let's start. What is an enzyme? Enzyme is a protein that enhances the rate of a biochemical reaction but does not affect the nature of final product. एंजाइम ऐसा प्रोटीन होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, लेकिन जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो उसे अफेक्ट नहीं करता, मतलब कोई भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं आता है. एंजाइम इज़ कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ हु डिस्कवर्ड इट? The term catalysis was coined by Johannes Jacob Berzelius in 1835, and the first enzyme, that is zymase, was extracted from yeast cells by Buchner in 1897. He was the first to extract enzyme zymase from yeast cells. Now, mechanism of enzyme action. Most chemical reactions and energy barrier exist that must be overcome for the reaction to occur. These barriers are due to following reasons: forces of repulsion, due to presence of electrons over atom molecule are not permitted to come together due to forces of repulsion. एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फिर जिसकी वजह से उनके अंदर रिपल्जन के फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं. दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और फिर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास में नहीं आ पाते हैं. सेकेंड बैरियर का रीज़न है reactive site in interacting molecules. Now we all know interacting molecules bear reactive sites which are usually too small, and to start the reaction precise collisions are required ताकि collisions हो molecules के बीच में और वो जाकर एंजाइम की रिएक्टिव साइट पर ही अटैच हों, कोलाइड करें. थर्ड नंबर पर है हायर फ्री एनर्जी इन ट्रांजिशन स्टेट. केमिकल रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही प्रोडक्ट में और ना ही रिएक्टेंट में. सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में रिक्वायर्ड होती है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, there is a reaction which is taking place without enzyme and another one is reacting in the presence of enzyme. So जब रिएक्शन एंजाइम की एब्सेंस में हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है. इनिशियल लेवल एनर्जी ऑफ लेवल ऑफ सबस्ट्रेट और एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. हम देख सकते हैं ना, यहाँ पर इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. अगर हम एंजाइम के साथ की रिएक्शन देखें तो वहाँ पर सिर्फ इतनी ही एनर्जी की ज़रूरत है हमें, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है. इससे क्या पता लग रहा है कि एंजाइम ने रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया है. एंजाइम ने रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया है. नाउ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? Activation energy is the energy above the average required for a reaction to occur. जो एवरेज एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी किसी भी सबस्ट्रेट को ब्रेकेज होने में या फिर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में या रिएक्शन को होने के लिए जितनी एवरेज एनर्जी चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. यानी कि रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. Now rate of a reaction, if we have to increase the rate of a reaction, then what do we have to do? There are two options. Either we can increase the temperature or we can add of enzymes. So increasing temperature and addition of the enzymes are the two processes through which we can increase the rate of a reaction. As you can see in the diagram, there is a transition state. Transition state needs higher energy than substrate and product as well. Now what about enzymes? हमने दो टर्म्स पढ़ी, एंजाइम्स और कैटलिस्ट. इन दोनों में फ़र्क क्या है? एंजाइम्स जो हैं, सभी के सभी एंजाइम्स वो सब कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन सभी कैटलिस्ट जो हैं वो एंजाइम्स नहीं होते हैं. All enzymes are catalyst but not all catalysts are enzymes. कैटलिस्ट एंड एंजाइम, इनमें डिफरेंस क्या है? अब
हमने पढ़ा कि ऑल एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट हैं, बट नॉट ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स? Catalyst we know is inorganic in nature, simple small mineral ions. Enzymes are made of proteins and these are highly complex. 3D शेप होती है इनकी, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं. कैटलिस्ट जो है वो एक्सटर्नल फीचर्स जैसे कि pH या टेम्परेचर, इनसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं, बट एंजाइम्स जो हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं pH और टेम्परेचर चेंजेस के लिए. कैटलिस्ट का मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, एंजाइम्स का ज़्यादा होता है. कैटलिस्ट की इफ़िशियंसी भी कम है और एंजाइम की इफ़िशियंसी भी ज़्यादा है. कैटलिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस को, एक ही कैटलिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस को एक बार में कैटलाइज कर सकता है, लेकिन एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं. हर रिएक्शन के लिए हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये तो हुए कैटलिस्ट और एंजाइम के डिफरेंस. नाउ इनमें सिमिलरिटी क्या है? दोनों के दोनों बहुत कम अमाउंट में इफ़ेक्टिव हैं. दोनों के दोनों जो हैं रिएक्शन होने के बाद अनचेंज्ड रहते हैं, उनके स्ट्रक्चर पर, फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दोनों का काम क्या है? रिएक्शन को स्पीड अप करना. और दोनों ही रिएक्शन को शुरू नहीं करते हैं, सिर्फ स्पीड अप करते हैं. दे डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, दे ओनली स्पीड अप द रिएक्शन. नाउ व्हाट इज़ प्रोएंजाइम और zymogen, another name of proenzyme? Proenzyme is an inactive precursor of an enzyme. Few enzymes work at particular pH or specific treatments. Proenzyme जो है वो एक एंजाइम का प्रिकर्सर होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी ऐसे सब्सटेंस की प्रेजेंस में ही काम कर रहा है, उस सब्सटेंस को प्रोएंजाइम कहते हैं. मतलब जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर, पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. पेप्सिनोजन जो है वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोएंजाइम और zymogen. यहाँ पर क्या है, पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है HCl की प्रेजेंस में. तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट है. HCl चाहिए उसको. HCl क्या है? इनएक्टिव प्रिकर्सर है पेप्सिनोजन के लिए. हमने पढ़ा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. प्रोटीन इज प्रोटीन, एंजाइम इज़ अ प्रोटीनिशियस सब्सटेंस ना, हमने पढ़ा. तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन सभी प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स नहीं होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स. केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. We all know DNA through transcription changes to mRNA, which through translation changes to a protein or enzyme. एंजाइम की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? mRNA से, ट्रांसलेशन प्रोसेस से. नाउ एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स. दे कैन बी सिंपल एंजाइम्स और कंपाउंड एंजाइम्स. दीज आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड. सिंपल एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं. इनके अंदर कोई और केमिकल ग्रुप्स नहीं होते हैं अदर देन अमीनो एसिड रेसिड्यूज, जैसे कि पेप्सिन या ट्रिप्सिन. Compound enzymes require an additional chemical component called cofactor. कंपाउंड एंजाइम्स के अंदर एक एडिशनल केमिकल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. कंपाउंड एंजाइम्स की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर एक एपो एंजाइम होता है और एक कोफैक्टर होता है. एपो एंजाइम प्रोटोनीशियस पार्ट होता है एंजाइम का, और कोफैक्टर जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जनरली, और नॉन प्रोटोनीशियस पार्ट होता है एंजाइम का. कोफैक्टर को कोएंजाइम भी बोलते हैं अगर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जैसे कि NAD, ATP, कोएंजाइम A, FAD, FMN या फिर विटामिन्स. ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर ये सब प्रेजेंट है तो कोफैक्टर को हम कोएंजाइम कहेंगे. सो अ कंपाउंड एंजाइम इज फॉर्म ऑफ टू पार्ट्स, apoenzyme proteinaceous part and a cofactor that is a non-proteinaceous part. Now here we can see in the diagram, apoenzyme के अंदर यहाँ पर ये जो साइट है apoenzyme, इसके अंदर ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का स्पेस है, यहाँ पर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाएगा और होलो एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कोफैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, नॉन प्रोटेनिशियस पार्ट, एंड apoenzyme इज अ प्रोटेनिशियस पार्ट. नाउ
You can see in this diagram also, this is a apo enzyme and cofactor is attaching to it and forming a holo enzyme. Now in this holo enzyme a substrate will add up. In this holo enzyme. Mode of enzyme action. So there are two theories related to this. The first one is lock and key mechanism and another one is induced fit mechanism. Lock and key mechanism, इसमें क्या होता है, एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फिर एंजाइम जो है वो रिएक्शन के बाद अनचेंज्ड रहता है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. If we'll study in detail, enzyme bears distinct cavities or active sites in which specific type of substrate molecule can form intimate association. Because these active sites are specifically designed, only specific substrate molecule with proper geometric shape can fit correctly. एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं एंजाइम के अंदर. तो एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो इस तरह से स्पेसिफिकली बनाई जाती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में ही बाइंड होती हैं. एज वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल डायग्राम, सो दिस इज एन एंजाइम. Let us consider this enzyme as a key and the substrate as a lock. Key and lock mechanism. Key will fit in this lock. A specific key will fit in this lock. So enzyme है, ये substrate है, ये दोनों attach होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. सबस्ट्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू प्रोडक्ट. So this is lock and key mechanism. If we'll talk about induced fit mechanism, it was given by Koshland. Active site of enzyme bears two groups, buttressing group and catalytic group. जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वहाँ पर दो तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं आप दो साइट्स होती हैं. एक होती है बटरेसिंग साइट और एक होती है कैटालिटिक साइट. बटरिंग साइट का क्या काम होता है कि ये सबस्ट्रेट को सपोर्ट करता है कि आओ एंजाइम से अटैच हो जाओ, और कैटालिटिक ग्रुप का क्या काम होता है कि ये बॉन्ड्स को वीक कर देता है, रिएक्टेंट की बॉन्ड को वीक कर देता है. फॉर एग्जांपल CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर्म H2CO3. कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है और 1 मिनट के अंदर 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को हाइड्रेट करता है. 36 मिलियन. सो आप समझ ही सकते हो कितना फास्ट मॉलिक्यूल है ये. इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में कैटालिटिक ग्रुप से बॉन्ड वीक हो गई हैं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक प्रोसेसेस होने की वजह से. बटरेसिंग ग्रुप जो है वो ऑलरेडी सबस्ट्रेट को सपोर्ट कर रहा है. उसके बाद इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, इनकी जो शेप होती है सबस्ट्रेट की वो चेंज हो जाती है और फाइनली वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है. So this is induced fit mechanism. You can study through this example also. This is an enzyme and it bears two groups, buttressing group and catalytic group. This is a substrate. This will attach here to this buttressing group as well as catalytic group. यहाँ पर जो buttressing group present है वो substrate को support कर रहा है. इसकी shape आप देख सकते हो, ये modify हो रहा है ना, ये इसको सपोर्ट कर रहा है. और कैटालिटिक ग्रुप्स जो है वो रिएक्टेंट की बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, वीक कर देगा उसकी बॉन्ड्स को ताकि वो आकर अटैच हो जाए. सो दिस वाज इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म. नाउ आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स, ये वर्ड्स आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे. दो या दो से ज़्यादा ऐसे एंजाइम्स जिनका फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है. मतलब काम तो वो एक ही कर रहे हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है. इस तरह के एंजाइम्स को हम आइसोजाइम्स या फिर आइसो एंजाइम्स बोलते हैं. टू और मोर एंजाइम्स विद आइडेंटिकल फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज. लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज जो है 4 प्रोटोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है.
4 प्रोटोमर्स होते हैं इसके अंदर, मतलब इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो 4 तरह के होते हैं, लेकिन फंक्शन क्या है इसका, वही लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना। सो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज इज अ आइसो एंजाइम। आइसो वर्ड वैसे भी आपको समझ आना चाहिए ना, सेम। सो आइसो एंजाइम्स, सेम function of a group of enzymes. Modulator proteins. Modulator proteins are the proteins that bind to enzymes and by binding influence the activity of enzyme. मॉड्यूलेटर प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बदल देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. The first characteristic of enzyme is specificity. Enzymes are highly specific in action. A particular type of enzyme acts on a particular substrate, as we have studied before. हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक शेप होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल लाइपेज। लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज जो है वो फैट्स को कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। पेनक्रिएटिक लाइपेज जो है वो बहुत कम स्पेसिफिक है और वो डाइजेस्ट भी करता है बहुत सारे एंजाइम्स को, फैट्स को वो एक साथ डाइजेस्ट कर लेता है। तो पेनक्रिएटिक लाइपेज जो है वो बहुत लेस स्पेसिफिक है। Now temperature. How enzymes dependent on temperature? Most enzymatic reactions speed increases up to certain optimum temperature. Above a critical temperature enzymes do not function. एंजाइम्स भी टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। एक लेवल तक तो एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने एंजाइम ऐड किया है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, लेकिन वो स्पीड अप कब होगी? सिर्फ एक लेवल तक होगी, जब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं आ जाता। और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होता है। तो जब तक वो टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ होगी और उसके बाद एंजाइम जो है वो डीनेचर हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से, और फिर जो रिएक्शन है वो फर्दर और इंक्रीज़ नहीं होगी, एक कॉन्स्टेंसी सी उसके अंदर अटेन हो जाएगी। जैसे कि हम बहुत बार आपने सुना भी होगा कि जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन के रेट को डबल कर देते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, बट above a particular temperature the enzymes get denatured and a sudden collapse of enzymatic structure can be seen. So now third characteristic, pH. Enzymes operate at specific pH range and any alterations can adversely affect their action and efficiency. For example, pepsin acts at a pH of 2, trypsin acts at a pH of 8. So every enzyme is pH specific. Enzyme substrate complex. Each enzyme bears active site that bind to substrate molecule. हर एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड होती हैं, और ये जो एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसकी फॉर्मेशन होती है। एंजाइम जो होता है उसे हम रिएक्शन के बाद रीयूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द रिएक्शंस दे कैटलाइज। Another characteristic is substrate concentration. As the concentration of substrate increases, rate of reaction increases. जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा। पर क्या हमेशा इंक्रीज़ होगा? नहीं, तब तक इंक्रीज़ होगा जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो हैं वो फिल्ड नहीं हो जाती, और एक बार वो फिल्ड हो गई सारी की सारी एक्टिव साइट्स, उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। कोई भी सब्सटेंस जो कि एंजाइम से होने वाली रिएक्शन की स्पीड अप को कम कर रहा है उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। The substance that reduces the velocity
of a reaction. Now these inhibitors can be of four types: competitive inhibition, non-competitive inhibition, uncompetitive inhibition, and feedback inhibition. First of all, we'll see competitive inhibition. In this, another organic molecule compete with the substrate for binding at the active site of the enzyme. सबस्ट्रेट के जैसा ही कोई और मॉलिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है एंजाइम के पास बाइंड होने के लिए. इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है कि एंजाइम डिस्टिंग्विश ना कर पाए सबस्ट्रेट है या इनहिबिटर है. इनहिबिटर का स्ट्रक्चर shows a close resemblance, structural resemblance to the substrate of enzyme they inhibit. Like you can see in enzyme जो है वो inhibitors के साथ bind होके enzyme inhibitor complex form कर लेता है. For example, succinic acid dehydrogenase. सकिनिक एसिड जो है वो मेलोनिक एसिड के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है. स्ट्रक्चर जो है इसका दोनों का सेम है. तो कभी कभी क्या होता है कि सकिनिक एसिड जो है वो सुकिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो सकिनिक एसिड की जगह कभी कभी सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर सकिनिक एसिड उसकी जगह पर मेलोनिक एसिड आ जाता है और रिएक्शन जो है वो रुक जाती है. Now another one is non-competitive inhibition. An inhibitor that bind to an enzyme whether or not the active site is occupied by the substrate. इनहिबिटर कह रहा है कि मैं तो एंजाइम के साथ बाइंड होऊंगा चाहे उसकी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन इनहिबिटर जो है वो ज़रूर बाइंड होगा. There is no competition for active site of the enzyme by the inhibitor and it fixes itself with some other site of the enzyme. नॉन कॉम्पिटिशन का मतलब यही है कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट नहीं करता है एक्टिव साइट के लिए. वो कहता है कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड होगा, कोई बात नहीं, मैं किसी और साइट पर बाइंड हो जाऊंगा. सो दिस इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इट डिक्रीजेज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग Km, दैट इज़ माइकॉलिस कांस्टेंट. तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रिएक्शन की उसको डिक्रीज़ कर देता है, लेकिन जो Km होता है, Km क्या होता है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, उसे अफेक्ट नहीं करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी को डिक्रीज़ करता है. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अब नॉर्मली किसी रिएक्शन में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, वहाँ से सबस्ट्रेट ब्रेक हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम एज इट इज़ हमें मिल गया. इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या हो सकता है कि अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ है तो एंजाइम इनहिबिटर दोनों बाइंड हो गए, एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ. एंजाइम के साथ हो सकता है सबस्ट्रेट भी बाइंड हो और एंजाइम के साथ इनहिबिटर भी बाइंड हो, तो क्या फॉर्म होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर. जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर की फॉर्मेशन होती है और फिर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है. Now you can see from this diagram. So this is the active site of enzyme. Active site of enzyme. यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है जो कि बहुत रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे से स्ट्रक्चर में. सबस्ट्रेट जो है अगर वहाँ पर इनहिबिटर जो है बाइंड हो गया, इनहिबिटर जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड हो रहा है और सबस्ट्रेट को जगह नहीं दी उसने, ये किस तरह का इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. लेकिन अगर एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड हो गया जैसे कि यहाँ पर, और इनहिबिटर जो है वो किसी और साइट पर बाइंड हो गया अदर देन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये इसने क्या सा कॉम्प्लेक्स बनाया है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. इस तरह के इनहिबिशन को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं. अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. Enzymes bind only to enzyme substrate complex and not to the free enzyme. एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स पर बाइंड हो रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स पर, फ्री एंजाइम पर बाइंड नहीं हो रहे हैं. कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर बहुत सारे सबस्ट्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन उन्हीं रिएक्शंस में ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो सिंगल सबस्ट्रेट की रिएक्शंस होती हैं उनमें कम होता है. तो एंजाइम्स अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर बाइंड हो रहा है ना कि फ्री एंजाइम पर, तो उसे हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन.
final product of the reaction is capable of inhibiting the first step of reaction. किसी भी रिएक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसके पास इतनी पावर है कि वो उसके फर्स्ट स्टेप को, उसी रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट कर सकता है, कम कर सकता है, ताकि जो आगे फर्दर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो डिक्रीज़ हो जाए. फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज converts to glucose 6-phosphate in the presence of hexokinase enzyme. Now, side by side, ATP is also getting converted to ADP, but glucose is converting to glucose 6-phosphate, and glucose 6-phosphate has the capability to inhibit the enzyme hexokinase to reduce the production of glucose 6-phosphate. So this is a type of allosteric modulation or feedback inhibition. So this was all about basics of enzymology. For further parts, go to the description box and click on the link. If you like the video, do share, subscribe my channel.